हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चा पार्टी, मुझे लग रहा होगा कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, आप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद, शुक्राना, शुक्रिया कि आप इस वीडियो तक आए। ठीक है, तो ये मेरा फर्ज है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो किन्हीं बच्चों को अगर इंट्रोडक्शन पार्ट सही नहीं लगता तो वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑडिट सितंबर के एग्जाम्स के लिए, इंटर के लिए हमारी क्लासेस चालू है। और आज हम करने वाले हैं ऑडिट के अंदर, सीए इंटर के ऑडिट के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो हम कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, रिस्क असेसमेंट में हम करने वाले हैं आपका पार्ट सेकंड। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। उसी हिसाब से आपको अगर ये क्लास रेलेवेंट लगती है तो आप इस क्लास में आगे बढ़िएगा। ठीक है, मैं बाकी पार्ट्स के भी सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप लोग वहां जाके एक बार चेक कर सकते हैं जिन बच्चों के पिछले चैप्टर्स नहीं हुए हैं। ऑलराइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये बच्चा लोग, तो ये हमारी क्लास का आज एजेंडा रहने वाला है। आपका चैप्टर 3 है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। और आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, सेकंड मटेरियलिटी, थर्ड वन इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। और जो मैं यहाँ पे आज करंटली रिसोर्स यूज कर रही हूँ, वो रिसोर्स यूज कर रही हूँ, मॉड्यूल है आईसीएई का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि हमें क्या करना है। ऑलराइट, तो चलिए अब चलते हैं मॉड्यूल। अगर आपने मेरा इससे पहले का लेक्चर 1 देखा होगा, मतलब चैप्टर 3 का, तो हमने बेटा वहां पे बात की थी कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क के बाद हमने वहां पे कुछ कुछ बातें ये भी डिस्कस की थी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अब ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था, जिसको हम आरएपी प्रोसीजर्स भी बोलते हैं। आरएपी प्रोसीजर का मतलब क्या आता है, इस वर्ड्स को तोड़ के पढ़ो, रिस्क को असेस करने के प्रोसीजर। आप एक ऑडिटर है, राइट, यू आर हैंडलिंग सम ऑफ द क्लाइंट्स, आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं। आपको ये पता है कि उसमें ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क है, लेकिन आप उस रिस्क को कैसे दिखा पाएंगे, आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ऑडिटर के पास कोई ऑडिटर जादू ही तो नहीं है, तिलस्मी तो नहीं है कि भाई अब आंख बंद करी और उसको पता चल गया कि ये ऑडिट रिस्क है, ये चीज है। तो उस रिस्क को एक्सेस करने के लिए ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिस्क आरएपी प्रोसीजर। अगर आप देखेंगे द ऑडिट प्रोसीजर्स, यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं आपके। ठीक है, द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग to obtain the understanding of the identity and its environment। भैया सबसे पहले ये चीज से एग्जांपल से देखो, आपको लग रहा है कि जैसे हॉरर फिल्मों में दिखाते हैं ना कि किसी के घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो ऐसा थोड़ी ना तुम जाके, अगर तुम ऐसी चीज में एक्सपर्ट हो तो तुम जाके क्या करते हो, पंडित जी को बुलाते हो। तो भैया वो तुम्हें डायरेक्टली हवन बताता है? नहीं, वो तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट चेक करते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं, जो बच्चे इस चीजों में हॉरर फिल्मों को देखते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो भैया सबसे पहले वो आपके घर पे आते हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट चेक करते हैं। एनवायरनमेंट चेक करने के बाद वो अपने प्रोसीजर करते हैं, जो भी डैश डैश। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, आई एम जस्ट ओनली गिविंग द एग्जांपल। तो वो कोई एक्सेस करते हैं, जो भी आपने देखा हो मूवी में, जो भी उनका डैश डैश चीजें होती है। उसके बाद वो कंफर्म होते हैं कि यस, यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई ना कोई खतरा है। तो अपने आप को पंडित जी की तरह देखो, अपने आप को आप पंडित जी की तरह देख रहे हो। तो क्या प्रोसेस है कि भैया आपको सबसे पहले एक आइडेंटिटी जो आपको मिली है, ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसका एनवायरनमेंट देखना है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि सबसे पहले उसको एनवायरनमेंट को समझना है भैया, और किससे डील करती है ऑर्गेनाइजेशन, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सेल्स रेवेन्यू है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एंटिटी को पढ़ा, समझा, एनवायरनमेंट को समझा, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझा। इंटरनल कंट्रोल बोले तो कि भैया ऑलरेडी में क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से वर्क फ्लो, कल्चर फ्लो होता है, ये सारी चीजें आपने समझी। टू आइडेंटिफाई, क्यों करा, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते थे और एक्सेस करना चाहते थे द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, किसके थ्रू, या तो फ्रॉड के वजह से या फिर एरर की वजह से।
ठीक है। कौन से लेवल पे? असर्शन लेवल पे। असर्शन लेवल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। असर्शन लेवल होता है इंडिविजुअल बेसिस पे, सेल्स पे अलग, परचेज पे अलग, आपके एक्सपेंसेस पे अलग, क्लोजिंग स्टॉक पे अलग। और लेवल आर डिफाइंड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो कि ऑडिटर परफॉर्म करता है। ठीक है। परफॉर्म करता है अपने एंटिटी और एनवायरनमेंट को समझ के और इंटरनल कंट्रोल को समझ के, और आइडेंटिफाई और एक्सेस करता है कि क्या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी रिस्क हो सकता है या नहीं हो सकता, चाहे वो फ्रॉड से हो, इंटेंशन से। राइट। नाउ फर्दर पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर as basis for the identification and assessment of risk of material misstatement at financial level and assertion level। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब होता है होल लेवल, ग्रॉस प्रॉफिट में पूरा गड़बड़ है, नेट प्रॉफिट में गड़बड़ है। असर्शन लेवल का मतलब है कि भैया वो प्रॉफिट किस पे बेस्ड है, वो प्रॉफिट आइटम्स पे बेस्ड है, असर्शंस पे बेस्ड है, तो उस असर्शंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही है। ऑलराइट, तो ये आपका ऑडिट प्रोसीजर्स है। नाउ यहाँ पे एक बात आपको कही गई है, द ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप आपको आरएपी प्रोसीजर्स of risk assessment procedure to provide a basis of identification and assessment of risk of material misstatement। ये risk of material misstatement बताता है, आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रोसेसेस आप परफॉर्म करते हैं। The risk to assess include, अब जो रिस्क है वो दो तरीके का है बेटा, या तो एरर से भी हो सकता है और फ्रॉड से भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्लियर हो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इंक्लूडेड इन द आरएपी प्रोसेसेस। आरएपी यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर करेगा। तो मैं उस बैक टू एग्जांपल पे जाते हुए, पंडित आया, उसने देखा कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे एनवायरनमेंट को देखा, तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर को देखा, तुम्हारे नहीं मतलब किसी के भी पर्सन पे आया, किसी के पर्सन के घर पे आया, आप उसको क्या करना है, कुछ ऐसा वो करेगा जैसे टीवी में दिखाते हैं, नींबू वगैरह वो सारी चीजें करेगा, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा वो, यानी देखने के लिए कि यस नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट कितना है भी या नहीं है या वैसे ही है। तो सबसे पहले ऑडिटर की, ये जो ऑडिटर की क्या चीजें होती है जिससे वो रिस्क को एक्सेस कर पाता है। सबसे पहले इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या, मैनेजमेंट से पूछेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय से भी पूछ सकता है, जो कंपनी के पर्सन है, आईटी के पर्सन है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्या करता है कि भैया जो उसको लगता है कि क्या आपकी कंपनी का प्रोसेस क्या रहता है, हिस्ट्री क्या रही है, जो भी ऑडिटर को लगता है वो कलेक्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा। राइट। दूसरा क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम आगे पढ़ेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर का एक सेपरेट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या बोलता है कि भैया आपको पास ट्रेंड्स चेक करने हैं, आपको रेशियोज कंपैरेटिवली चेक करने हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट चेक करनी है, ये सारी चीज किस में आती है, एनालिसिस एनालिटिकल प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट थिंग क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। ऑब्जर्व करेगा भैया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक के मॉनिटर करना है, या फिर चीजों को ऑब्जर्व करेगा, डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करेगा कि किस तरह वर्क कल्चर रहता है, वर्क फ्लो रहता है, जो भी चीज है। एंड थर्ड लास्ट वन इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन मत लिख के आना, बहुत से बच्चे इन्वेस्टिगेशन लिख के आते हैं। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन तीनों अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है बाल की खाल निकालना, वो आप लोगों का सीए का काम नहीं होता, वो सीबीआई का काम होता है। अगर कोई केस में फंसता है तो वो लोग करते हैं, वो लोग सीए को अपॉइंट करते हैं जिनका सोली काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। राइट। अब बात करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। So next one is, अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। I request you all to please go through with the module also inquiry, much information। ऑडिटर इंक्वायरी कलेक्ट करता है मैनेजमेंट से। अब इंक्वायरी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी चीजें आलतू फालतू बातें करनी है, मैनेजमेंट से ही कि जो लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब भैया इंक्वायरी एचआर से तो नहीं करेगा ना, आपकी प्रोडक्शन टीम से तो नहीं करेगा, प्रोडक्शन टीम से या जो आपकी वाली परचेज टीम है इनसे करेगा अबाउट सब गुड्स। तो भैया जो फाइनेंस टीम फाइनेंस रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने के लिए रेडी है, ठीक है, या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना, सबसे पहले इससे इंक्वायरी करता है। अगर मैटर डील करता है किसी और डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जैसे आईटी का मैटर है, फ्रॉड का आईटी फ्रॉड का मैटर है, या फिर एम्प्लॉइज का रिटेंशन का मैटर है, ठीक है, या लीगलिटी या कुछ भी चीज है, तो वो उस कंसल्ट टीम, उस पर्टिकुलर कंसल्ट टीम से डिस्कस कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। ऑलराइट, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। अब इसमें आपके कुछ ये चीज दे रखी है कि किस किस से इंक्वायरी करेगा तो क्या क्या शो होता है।
तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे अपने review के अंदर, इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंटरनल ऑडिट पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अगर ऑडिटर पर्सनल यानी कि इंटरनल कंट्रोल जिसने किया है, इंटरनल ऑडिट जिसने किया है, जो कि कंपनी का एम्प्लॉइज होता है, अगर उससे इंक्वायरी करता है तो वो क्या जानना चाहता है, इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहता है कि एंटिटी की इंटरनल कंट्रोल कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नेक्स्ट आपकी चीज क्या है, अगर ऑडिटर इंक्वायरीज करता है एम्प्लॉइज से, तो वो क्या जानना चाहता है, एम्प्लॉय से जानना चाहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, यानी कि वो कोई अकाउंटिंग एम्प्लॉय से इंक्वायरी करता है तो अकाउंटिंग जो पॉलिसी है वो कितनी इफेक्टिव है, कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हुई है जो रिकॉर्ड हुए, या कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन तो नहीं रिकॉर्ड हुए। थर्ड थिंग है इंक्वायरीज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन हाउस, जैसे कि मैं आपको बात कर रही थी इन हाउस लीगल, मतलब एडवोकेट की हर का एक इन हाउस काउंसिल होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है सबका एक सेपरेट एडवोकेट की टीम होती है, ठीक है, वो उस कंपनी के मैटर्स को देखती है। तो भैया अगर उससे इंक्वायरी करता है उस टीम से, तो क्या जानना चाहता है कि भैया कोई फ्रॉड तो नहीं है, या कोई वारंटीज पोस्ट सेल ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज ऑब्लिगेशन तो नहीं रहती है इस कंपनी में। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग पर्सोनल से इंक्वायरी करता है, तो व्हाट सीए वांटेड ऑडिटर वांटेड टू नो फ्रॉम दैट कि कस्टमर के साथ या सेल्स कस्टमर के साथ क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ये कंपनी अप्लाई कर रही है, डेटर्स है या नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से अलग अलग पर्सन से, अलग अलग टीम से इंक्वायरी करना ऑडिटर को ये जानने को कहता है कि भैया हाँ, अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं, राइट। तो आपको इंक्वायरीज का मतलब समझ में, इंक्वायरीज में बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि ये चीज ऐसे पूरा डिटेल्स में नहीं जाना, तो क्वेश्चन ऑडिटर एक अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आपको मोस्टली जो पर्सोनल्स हैं या जो टीम है उसमें यस या नो में आंसर देना पड़ता है, वहीं से ऑडिटर को पता चल जाता है अगर ऑडिटर के ठीक है कि कोई गड़बड़ है या नहीं। सेकंड प्रोसीजर्स होते हैं बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर mainly to identify aspect of identity which the auditor was unaware, okay, and may assist in the assessing the risk of a detailed misstatement in order to provide basis for designing and implementing responses to the excess risk. Analytical procedures performed as risk assessment procedure include financial। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स में फाइनेंशियल रिकॉर्ड और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स बेसिकली तब ऑडिटर परफॉर्म करता है कि भैया इंक्वायरी से वो सेटिस्फाई नहीं है, उसको एक आंसर ढंग का नहीं मिला है एंड ही इज अनअवेयर अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है, तो वो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या क्या चीजें होती है, एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना है। जैसे कैश सेल्स है तो कैश सेल्स हुई है उसका रिकॉर्ड आप कैश बुक में चेक करेंगे, आप अपना रेशियो चेक करेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को आप चेक करेंगे, राइट। पास्ट ट्रेंड चेक करेंगे, जैसे आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट फ्लक्चुएट कैसे हो सकता है, तो एक ऑडिटर पास्ट ईयर्स की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स या इंटरिम स्टेटमेंट्स या पास्ट ईयर की देखेगा कि भाई जीपी, और उनको कंपेयर करेगा सेम इंडस्ट्रियल रिपोर्ट से। तो आपको पता है लगभग सेम जो इंडस्ट्री होती है, जैसे आयरन इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री है, तो इनके ग्रॉस प्रॉफिट 19-20 ऐसे रहते हैं, ऐसा कोई बूम नहीं आता। लेकिन एक केस स्टडी में फॉर एग्जांपल के ऑडिटर ने देखा है, उसको लग रहा है कि पिछले साल 10% प्रॉफिट था एंड सिमिलरली ये कंपनी इस साल 50% प्रॉफिट दिखा रही है, बट इट इज अननेचुरल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे प्रोसीजर्स को क्या बोला जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा दिमाग इन द हिंदी सेंस में थोड़ा सा दिमाग ऑडिटर को ज्यादा चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड स्क्वायर फीटेज ऑफ सेलिंग स्पेस वॉल्यूम ऑफ गुड्स। भैया तुम सेल्स दिखा रहे हो कि तुमने इतनी सेल्स करी, लेकिन तुम्हारा वो प्रोसेस ही नहीं है, मतलब इतने से छोटे से गोदाम में तुम कितना सेल्स कर सकते हो, डायरेक्टली तो नहीं भिजवाओगे ना, तुम हैव टू, आपको लिंक डिसाइड करने हैं और लिंक कलेक्ट करने हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में हैव टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो क्वेश्चन आता है कि कई बार अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं, आवर्स होता है, रेशियोज होते हैं, ट्रेंड्स होता है, तो ये सारी चीजें अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद एक ऑडिटर जान सकता है, ठीक है, और उसके बाद अपने रिस्पॉन्सेस तैयार कर सकता है।
अब थर्ड वन क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? The identity operation documents such as business plans, strategies, record, internal control, manuals, ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्शन करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पढ़े, ठीक है। हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पढ़े कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते क्या है और कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्वायरी करना है। सेकंड आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब कि रिलेशनशिप देखना, कि जैसे कि सेल्स है, आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है, सेल्स है और आपने देखा कि भैया एक 100 गज का एक कमरा है, मतलब जो भी है स्क्वायर फुट का कमरा, इतनी वॉल्यूबल सेल वहां से कैसे हो सकती है? क्योंकि सेल्स तो तभी होगी ना जब आपके पास स्टॉक होगा। तो दाल में काला नजर आता है, आप ट्रेंड्स चेक करते हैं, रेशियोज चेक करते हैं। तीसरा है इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, अब उस टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब बात होती है कि भैया जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिली रिस्क असेसमेंट आरएपी प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद, वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर के लिए एक ऑडिट एविडेंसेस है, राइट? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज रिलेटेड एक्टिविटी may use auditor to as an audit evidences। ऑडिट एविडेंसेस बनते हैं, ऑडिट एविडेंसेस के आधार पे आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर सकते हैं, राइट? टू सपोर्ट असेसमेंट एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इन एडिशन द ऑडिटर में ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। अब इसके अलावा ऑडिट और ऑडिटर और ऑडिट एविडेंसेस कहां से कलेक्ट कर सकता है? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से, अकाउंट बैलेंस से, डिस्क्लोजर से, असर्शन से, इवन जो इंटरनल कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कितना इफेक्टिव है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर कवर कर सकता है। अब इस टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी पढ़ते हैं आपके रेफरेंस के लिए। जोजो लिमिटेड इज प्लानिंग टू लिस्ट ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट ईयर। एज एन ऑडिटर ऑफ जोजो लिमिटेड आइडेंटिफाई एनी वन रीजन ऑफ इंक्रीज्ड ऑडिट रिस्क ड्यू टू लिस्टिंग ऑफ द कंपनी नेक्स्ट ईयर। क्या लिस्टेड क्या क्या वन रीजन है इंक्रीज ऑडिट रिस्क का? तो इसके अंदर ऑडिट रिस्क का क्या है कि अगर प्लानिंग कर रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे या आपने लॉ पढ़ा होगा तो वहां पे मेंशन है कि भैया आप अगर किसी कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि आप उठे और आपने करा दिया। यू हैव टू फॉलो एटलीस्ट 3 years इन कॉर्पोरेशन। आपको इन कॉर्पोरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी मतलब जो भी रिटर्न रिवार्ड्स डिविडेंड्स आपने जो पे किया वो पे करा होना चाहिए। तो ये चीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग हम ट्राई करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। On pursuit of financial statement of Jojo Limited paid up, it was observed that auditor has current ratio has improved from 1.20 to 1 in preceding year। preceding year में current ratio क्या होता है? current assets over current liability, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर आर बीइंग परफॉर्म बाय द ऑडिटर। तो आपने सबसे पहले ये देखिए कि करंट रेशियो क्या है। एज एन ऑडिटर आप ऐसे देखेंगे व्हाट इज द करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट एसेट्स 1:2 अपॉन है, करंट लायबिलिटी 1 है, तो रेशियो है। आइडल रेशियो कहते हैं 2:1 होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर आपका गिर गया है, ठीक है, तो इसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, क्यों गिरा ये रीजन आना चाहिए, राइट? आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर चेक करेंगे। ऑब्वियसली रेशियो है, आप पास्ट ट्रेंड्स को चेक करेंगे कि क्या रीजन रहा होगा। सबसे पहले आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे जाएंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर, व्हाट प्रोसीजर हैज बीन परफॉर्म बाय द ऑडिटर एंड हैज इट अ रिलेशनशिप विद द लिस्टिंग ऑफ द कंपनी नेक्स्ट ईयर? यस, इट इज हैविंग द रिलेशनशिप बिकॉज योर कंपनी प्रोग्रेस, आपकी कंपनी की प्रोग्रेस गिर रही है। क्यों? पहले आपने सॉरी कंपनी की प्रोग्रेस आपकी बढ़ रही है, ठीक है। क्या हैज इट रिलेशनशिप विद लिस्टिंग ऑफ द कंपनी? तो यस है, लेकिन लिस्टिंग ऑफ द कंपनी में आपको एक चीज है कि आइडल रेशियो से मैच नहीं करता है, ठीक है। पहले 1:20 था, अब 1:75 1.75 है, यानी कि करंट एसेट थोड़े से ही बढ़े। तो भैया ऑडिटर को करंट एसेट्स को भी चेक करना पड़ेगा कि भैया क्या रीजन रहा है और इतना प्रोग्रेस क्यों नहीं है। क्योंकि आइडल रेशियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकाउंटिंग में 2:1 आपका होता है, तो यानी एक लाइबिलिटी है तो डबल उसकी एसेट्स होनी चाहिए, राइट? ओके, सो ये चीज समझ में आई। ऑलराइट, तो अब हम जो तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास का, वो करने वाले हैं मटीरियलिटी।
ओके, तो मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? तो मटीरियलिटी का मतलब हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द मटीरियलिटी? तो आपका ऑडिट के अंदर आपका एक स्पेसिफाइड एसे होता है और उस एसे का नाम है आपका एसे 320। एसे 320 बोलता है मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। दैट स्टेट जो बताता है इस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। अगर कोई मिस स्टेटमेंट हुई है, मिस स्टेटमेंट का मैं अगेन मतलब क्लियर कर देती हूँ, इस मिस स्टेटमेंट का मतलब है कोई भी गड़बड़ी क्लियर हुई है, गड़बड़ हुई है, चाहे वो भूल चूक से हुई है, ओमिशन से हुई है, वो भी मटीरियल होती है। इफ कंडीशन इज इफ दे आर इंडिविजुअली, क्या अलग अलग और अकेला, आर इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल बेटा, आपने सेल्स लिखी है, लेकिन सेल्स में क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स आती है, कैश एंड क्रेडिट। अब कैश पूरी सेल्स का टोटल है सपोज आपका 100 करोड़, कैश सेल्स हुई है आपकी 10 lakhs की, और बाकी की जो सेल्स हुई है वो क्रेडिट सेल्स हुई है। अब जो मटेरियल है इसमें ऑडिट एविडेंस से पता चलता है, या जो भी उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करे कि कैश सेल मतलब जो कैश सेल्स है वो 10 lakhs की, वो 15 lakhs, 10 lakhs नहीं 15 lakhs। अब यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे, इंडिविजुअली तो 15 lakhs का गड़बड़ आ रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि 5 लाख की और कैश सेल्स मिसिंग है। तो यानी इंडिविजुअली यानी कलेक्टिवली या फिर अकेला, इंडिविजुअली अगर ये चीज इकोनॉमिक यूजर्स को मतलब क्या करती है, इफेक्ट करती है डिसीजन पे, तो भैया वो क्या है, मटेरियल है। यानी कि इस केस के अंदर कैश सेल्स के कैश सेल्स को चेक करना, उसके अंदर मटेरियल स्टेटमेंट देखना इज हाईली मटेरियल इन नेचर। ऑलराइट, ठीक है, तो ये कि जस्ट एक सिंपल एग्जांपल था। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज टू गिव द रीजनेबल assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement or not। तो मैंने आपको भी ऑलरेडी डिस्कस किया, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का पूरा क्या होता है, गोल क्या होता है कि रीजनेबल अश्योरेंस देना कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है भी या नहीं, और जो मैनेजमेंट है उसने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है सारी चीजें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर की गई है। एफआरएफ क्या होता है? एफआरएफ होता है जैसे हम बैंक की बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से शेड्यूल में बनती है। जो नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की आप बैलेंस शीट बनाते हैं, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है। शेड्यूल 3 पार्ट 2, शेड्यूल 3 पार्ट 1। पार्ट 1 बैलेंस शीट होता है, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ऐसे आईआरडीए इंश्योरेंस कंपनी की तो वो अलग से बनता है, इसको बोलते हैं एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Hence lies in the significance of materially the auditor has to obtain a reasonable assurance that financial statement are free from material statement, right? Reasonable assurance का मतलब होता है more than 90% but not than 100%, ठीक है। नेक्स्ट है materiality planning and performing the audit is the auditor responsibility। The concept of materiality is applied by the auditor in both and planning and performing the audit। तो ये materiality का concept जो auditor follow करेगा जब वो auditor plan कर रहा है, जैसे कि हमने audit plan में पढ़ा था, और audit को perform कर रहा है, दोनों भी level पे होगा। And evaluating the effect of identifying misstatement on audit and uncorrected misstatement। तो भैया उसको मटेरियलिटी सबसे पहले क्या करना है, मटेरियलिटी देखना है प्लानिंग करते टाइम भी, ऑडिट परफॉर्म करते टाइम भी, और साथ साथ क्या है, अगर उसको कोई आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट मिलती है, उसको कुछ मिसस्टेटमेंट मिलती है, तो भैया वो उसको सजेशन देगा मैनेजमेंट को कि भैया यहाँ पे मिसस्टेटमेंट है, आप इसका एविडेंस दो या फिर इसको इम्प्रूव करो। ओके, या फिर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, यानी कि कहने के बावजूद भी करेक्ट नहीं करी है उस चीज में, अगर उसको देखेगा कि भैया वो मटेरियल है, देन इट विल शो एंड इट विल हाईलाइट ऑल दिस स्टफ टू द मैनेजमेंट। If any on the financial statement and performing the opinion in the audit report, अगर वो मैनेजमेंट नहीं बात सुनती तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन डालेगा कि भैया मैंने तो ये सारी चीजें बताई थी, जो मेरी नजरों में ये चीज मटेरियल है एट दिस लेवल जब प्लानिंग परफॉर्म आइडेंटिफाई बाय, एंड आई ऑलरेडी पास ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड दिस इज माय ओपिनियन। Right now, financial reporting framework often discuss the concept of materiality in the context of preparation and presentation of financial statements।
Alright. Now, although the financial reporting framework may discuss materiality in different terms, they generally are misstatements, including omission, भूल गए हो, confident, that could be material, कुछ material हो सकता है, लेकिन contingent liability या कुछ आपका provision आपने create नहीं किया है, भूल गए हो, okay, तो वो material misstatement में cover होता है. Judgment about materiality made in light of surrounding circumstances. अब क्या चीज मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है ये डिपेंड करता है बोथ कॉम्बिनेशन पे, जजमेंट पे प्लस नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट पे. तो यानी कि आपको लगता है कि जो मेजर, फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपके अकाउंटेंट ने कोई कैश चोरी किया है, ठीक है, चाहे वो कैश एक कैश है 5,000 का, तो कई केस होते हैं कि 5,000 चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम इस बार उसको नहीं प्रिवेंट करते, लेकिन ये जजमेंट पे देखा जाए तो अनएथिकल है ये, क्यों आज जो 5,000 चोरी कर सकता है वो आगे 5 लाख में चोरी कर सकता है, राइट. तो लेकिन अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो इट्स सच अ स्मॉल अमाउंट ओनली 5,000, बट एज पर द जजमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दिस थिंग कि यस कुछ ना कुछ ओमिशन कमीशन वाली सारी चीजें फ्रॉड हुआ है. ऑलराइट. तो मटेरियलिटी आपकी दोनों चीजों पे डिपेंड करती है. Now, judgment about matters that as material are users of financial statement. और तीसरी चीज क्या होती है, जो users of financial statements है, कौन कौन यूजर, एम्प्लॉइज है, इन्वेस्टर्स है, बैंक्स है, आपके गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है, ये सारे उनके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है. वो जजमेंट पे बेसिस पे आपको मटेरियल स्टेटमेंट फ्रेम करना है. ऑलराइट, चलिए. तो अब इसमें कुछ चीज दे रखी है एज पर द डिवीजन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, जैसे कि रेंट एक्सपेंडिचर है, any item of income or expenditure which exceeds 1% of the revenue from operation or 1 lakh, whichever is higher, it need to be disclosed separately. 1 lakh is such a not a big amount. अगर कंपनी की प्रोग्रेस आपकी करोड़ों टर्नओवर है, बट कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ऑलराइट. नेक्स्ट वन है डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी. एक और आपका है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख पर मंथ से ज्यादा है तो आपको सैलरीज के अंदर उसको नहीं डालना, आपको सेपरेटली उसका नाम डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसकी पोजीशन के साथ, यानी कि पर एनुअली 60 लाख से ज्यादा हो गई तो ये कंडीशन है कंपनी लो, राइट. डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. सो वेरी थिंग है, ये सारी चीजें आपका एआई वगैरह नहीं होता, सोचने की बात है कि भैया हम क्या चीज किसी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, कंपनी में उसके यूजर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है, ये प्रोफेशनल मैटर पे डिपेंड करता है. अब ये प्रोफेशनल जजमेंट कैसे आएगा, आपको उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि सीए बन गए तो किसी भी एरिया में घुस जाओगे. यू हैव अ नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजन, फाइनेंशियल्स, ऑल दिस थिंग्स. अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रेजेंटेड एट द लेवल ऑफ मटेरियलिटी. किस मटेरियल लेवल पे, किस लेवल पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस मैनेजमेंट ने प्रिपेयर करके आप तक पहुंचाई है. अनसर्टेनिटीज आपको मतलब इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज हैं, ये आपको रिकॉग्नाइज करनी है. इकोनॉमिक डिसीजन, मेक द रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखिए आपका 50% से 50 से 70% डील करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिलोंग करता है, बट ऑब्वियसली 40 to 30% आपको अपना जजमेंट लगाना पड़ता है बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस, बेसिस ऑन द कंपनीज फैक्ट्स एंड फिगर. ऑलराइट. नेक्स्ट बेटा एक तो ये बात थी कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, और मटेरियलिटी प्लानिंग के केस में कैसे यूज होता है और बाकी के प्रोसीजर्स के केस में कैसे यूज होता है. अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की. किसकी बात करेंगे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. मैडम आप वही बच्चे गालियां दे रहे होंगे कि मैम हमें मटेरियलिटी वैसे समझ नहीं आया, आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है, तो इसको बड़ी बारीकी से समझेंगे. Practically, it is difficult for the auditor to design the test to identify individual material statement. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. आप खुद सोच के देखिए कि अगर किसी कंपनी में 5,000 सेल्स परचेज ट्रांजेक्शन है सेल्स की, ऑडिटर के पास इतना टाइम है 3 मंथ्स के अंदर वो 5,000 को चेक करे, वेरीफाई करे, चेक करे, वेरीफाई करे. So it is likely that this statement are material in aggregate. It takes us the concept of performance materiality. तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या बोलता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बोलता है कि इट्स वेरी अनप्रैक्टिकेबल और वेरी इम्पॉसिबल फॉर द बिग इंडस्ट्रीज के ऑडिटर हर एक आइटम्स को चेक करे. तो ऑडिटर की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब है ऑडिटर एक स्टैंडर्ड तय करते हैं कि भैया मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट में मिला के अगर मटेरियल होंगी तो उसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आइए
Performance materiality means the amount or amounts set by the auditor are less than the material for the financial statement as a whole to reduce to an appropriate low level, and profitability in the aggregate of uncorrected misstatement exceeds the materiality for the financial statement as a whole, if applicable. Performance materiality also refers to the amount or amounts set aside by the auditor are less than the materiality level or levels for a particular class of transaction, account balance disclosed. Performance materiality is set at a value lower than overall materiality level. Set at the value overall materiality level. It lowers the risk that auditor will not be able to identify misstatements that are practical when added to them. अब एग्जाम्पल से समझते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियलिटी का मतलब है कि एक ऑडिटर ने या एक ऑडिट फर्म ने परफॉर्मेंस एक ऑडिट फर्म में एक मटेरियलिटी लेवल सेट किया है। मटेरियलिटी लेवल कितना सेट किया है? एसेट्स को एसेट्स के लिए 1% ऑफ एसेट्स, 1% ऑफ टोटल एसेट्स और 1% ऑफ टोटल एसेट्स जो कि अमाउंट है फॉर एग्जांपल 1 लाख का, यानी 10 आपका क्या है 1%, 10 लाख का आपका टोटल एसेट्स थी और आपने उसका 10 लाख की आपके पास टोटल एसेट्स थी, आपने उसका परफॉर्मेंस लेवल 1% सेट किया यानी कि 1 लाख रुपए सेट किया। ठीक है, अब इस ये क्या है जो लिमिट सेट की गई है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी मिसस्टेटमेंट अगर 1 लाख रुपीस से ज्यादा कहीं भी गड़बड़ आती है, 1 लाख रुपए से ज्यादा की गड़बड़ दिखती है आपको एसेट्स के अंदर, तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे? ज्यादा रखोगे तो वो आप कंसिडर करोगे कि दैट आर मटीरियली मिसस्टेटेड, वो मटीरियल है। समझ आया? तो यहाँ पे पहले लिखा था परफॉर्मेंस मटेरियल सेट टू द लोअर वैल्यू, भैया आपने पहले ही एक लोअर वैल्यू सेट कर दिया, लेकिन अगर कोई चीज में गड़बड़ी या मिसस्टेटमेंट 1 लाख रुपीस से ज्यादा, 1 लाख रुपीस से ज्यादा आपको दिखती है, तो आपको उसमें पॉपअप हो जाएगा आपके दिमाग में कि नहीं नहीं ये मटेरियल हो सकता है। तो परफॉर्मेंस मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियलिटी का मतलब है कि एक लिमिट ऑडिटर सेट करता है, वो लिमिट आपकी एक्चुअल मटेरियलिटी से कम ही होती है। अगर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते टाइम या रिस्क को एक्सेस करते टाइम कोई भी इंडिविजुअल थिंग या तो टोटल एसेट्स में से एसेट्स अगर उस मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस कर जाती है, तो ऑडिटर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं और ऑडिटर को कंसीडर करता है कि वो मटेरियल है, यानी उसको चेक हमें करना है। यानी कि समझ आ गया? मैंने टोटल एसेट्स का एग्जांपल लिया, ऐसे ही ऑडिटर सेट कर सकता है कि 10% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, परचेजेस, यूजेस। ऑलराइट, समझ आया परफॉर्मेंस मटेरियल का मतलब क्या है? तो ये चीज आप कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपका है determining the thing, next determining materiality and performance of materiality when the planning of audit। तो देखो आपने materiality का मतलब कि sales are credit, sales are important, that are material। what is performance materiality? कि total sales का 2% मैंने performance materiality का level set कर दिया है। अगर किसी भी चीज में ऑडिटर को फाइंड करना है कि materiality तो 10% जो भी अमाउंट है उससे ज्यादा जा रही है, तो then auditor will assess the risk in deeply and find out the things, right? अब यूज ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी। बेंचमार्क्स का मतलब होता है एक बेंचमार्क यूज करता है मटेरियलिटी लेवल को डिफाइन करने में। एलिमेंट्स है, रेवेन्यू ले सकता है, एसेट्स लेते हैं, मैंने एसेट्स का एग्जांपल दिया है, लायबिलिटीज की अलग सेट कर सकता है, इक्विटी के अलग कर सकता है, रेवेन्यू की अलग, एक्सपेंसेस के अलग, और उनके आइटम्स को उनके बेसिस पे मतलब चेक कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ केसेस हैं। वॉलेटाइल का मतलब है कुछ वल्नरेबल आइटम्स हैं, एनवायरनमेंट जो भी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, उनको चेक करके उनका लेवल ऑफ मटेरियलिटी चेक करता है, राइट? नाउ चूज अ बेंचमार्क। अब बेंचमार्क कैसे चूज करता है कि मैं एसेट्स का किस बेसिस पे करूं? प्रायर पीरियड आइटम से, अब पीरियड टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट से चेक करता है, फोरकास्ट से, एस्टीमेट से, ये सारी चीजों से ऑडिटर क्या कर सकता है? बेंचमार्क को सेट कर सकते हैं। बेंचमार्क का मतलब है कि एसेट्स में मैं कितना परसेंट मटेरियलिटी लूं और एसेट्स में कितना परसेंट में मटेरियलिटी नहीं दे सकते। ऑलराइट, तो चलो हम बात कर रहे थे
कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बेंचमार्क यूज होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि व्हाट आर द बेंचमार्क्स एंड व्हाट इज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ठीक है, सबसे पहले बेंचमार्क क्या है, जैसे कि बेंचमार्क हो गया आपका ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, ये आपने बेंचमार्क कैसे डिसाइड किया है, या तो पास्ट प्रायर पीरियड आइटम से, प्रायर पीरियड रिपोर्ट से, या फिर जजमेंट से। अब ग्रॉस रेवेन्यू का, जो ग्रॉस रेवेन्यू का उसका जो परफॉर्मेंस मटेरियल लेवल, फॉर एग्जांपल आपने 1% डिसाइड किया, ठीक है, या फिर 0.25% डिसाइड किया। तो सपोज कीजिए कि टोटल रेवेन्यू आपकी 100 CR है, तो आपने डिसाइड किया यहाँ पे 1% यानी कि 10 CR, जो आपका 1 CR जो आपका आएगा, 1 CR आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करा। अगर मटेरियलिटी मतलब अगर कुछ मिस स्टेटमेंट इस 1 CR से ज्यादा आएगी तो वो मटेरियल मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएंगी? मटेरियल। अगर क्योंकि आपने पहले ही लिमिट अब कम सेट कर दी है, तो कम लिमिट अगर 1 CR से कम इन टोटल ग्रॉस रेवेन्यू में, इन टोटल इसमें क्रेडिट भी है, इंक्लूड कैश भी है। ठीक है, सेकंड बेंचमार्क बेटा आपने टोटल एसेट्स लिया, थर्ड बेंचमार्क ऐसे टोटल लायबिलिटीज लिया। समझ में आया? ओके, अगर अच्छा लग रहा है तो और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, लाइक नहीं करके जाते और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ नेक्स्ट है मटेरियलिटी लेवल और द लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास। Factors that may indicate the existing of one or more particular class of transaction account balance for which misstatement are lesser than materiality. Lesser than समझिए, lesser than materiality means performance materiality as whole could be reasonably expected to influence the economic डिसीजन ऑफ यूजर्स। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है मटेरियलिटी लेवल की बात। फॉर एग्जांपल आपने ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट की 1% मटेरियलिटी डिसाइड करी, टोटल एसेट्स की आपने जो मटेरियलिटी है वो 0.25% डिसाइड करी, और इन सबको मिला के मतलब इंडिविजुअली जो भी मटेरियल आ रहा था वो इन जो आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी थी उससे कम की डिसाइड की। तो क्या हम इसको मटेरियल नहीं मानेंगे? हम मटेरियल मानेंगे, लेकिन क्या होता है कि इन सबको मिला के अगर ऐसा कुछ आता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट कर सकता है यूजर्स को, जो इम्पैक्ट कर सकता है यूजर्स को, ठीक है, तो वो माना जाएगा। आप वो कौन कौन से फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग, तो इसमें आप लॉज, रेगुलेशन, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सब देखते हैं। द की डिस्क्लोजर इज रिलेशन टू द इंडस्ट्री, भैया की डिस्क्लोजर है फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है कोई फार्मा कंपनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट है whether attention is focused on particular aspect of entity business that is separately disclosed on the financial statement in case of newly acquired business। कुछ ऐसी बात। अच्छा, मटेरियलिटी में ये भी आता है कि अमाउंट आ गया, लेकिन मटेरियलिटी में अभी हमने देखा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है, जो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल है जानना, क्योंकि इनके जानने के बाद उनके डिसीजन पे इम्पैक्ट कर सकता है कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें, एक्सेट्रा। ठीक है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो यूजर्स, नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी तो डिस्क्लोज करना है सेपरेटली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिवीजन इन मटेरियलिटी लेवल्स एज पर द ऑडिट प्रोग्रेस। देखिए आपने अभी ऑडिट स्टार्ट किया और आपने एक मटेरियलिटी लेवल्स डिसाइड कर लिया कि एसेट्स का 1%, क्रॉस प्रॉफिट का 10%, 1% तो मैं मैक्सिमम कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन अब ऐसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ता है आपको लगता है कि मटेरियल लेवल में हमें रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे एज एन ऑडिटर? Materiality for the financial statement as a whole, it reflects the materiality levels, particular class, account classes of transaction मतलब revenue nature की है, या expense nature की है, assets nature की है, या liabilities nature की है, account balances and disclosure may need to revise as a result change in circumstances। अगर कुछ circumstances ऐसे होते हैं कि आपको materiality level आपको change करना है as an auditor तो आप कर सकते हैं। For example, कि new information आपको मिली, फॉर एग्जाम्पल अ डिसीजन टू डिस्पोज मेजर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बिजनेस न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो ऑब्वियस की बात है आपने जो पहले ऑडिट बिगिन के टाइम पे अपना मटेरियल लेवल या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद रिस्क को एक्सेस करने के बाद आपने अपना मटेरियल लेवल सेट किया था वो आप चेंज करेंगे। ऑलराइट,
It is if the during audit it appears as actual financial results are likely to be substantially different from the anticipated period and financial results that were initially determined material level for the as a whole, the auditor may revise the materiality. भैया ऐसे क्या बोल रहा है कि आपको लगता है कि कुछ चीज हो गई है ऑडिट के दौरान के एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो पहले आपने देखे थे वो अब डिफरेंट सब्सटेंशियली मतलब इम्पोर्टेंट हाईली वो डिफरेंट आ रहे हैं, उस केसेस में आपको अपनी मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज करने की जरूरत है. If a auditor concludes that lower materiality for financial statement as a whole, if applicable, okay, account if applicable materiality levels or level for particular class of transaction account balance, then initially determined appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise performance materiality का क्या मतलब है कि जो आपने मटेरियल उसे अमाउंट लेस सेट करना है. तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि मटेरियलिटी लोअर है, कम है, तो उसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल रिवाइज करने की जरूरत है. नॉर्मल पहले मटेरियलिटी उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी. ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी. अब आता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड, अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जो ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा उसको मटेरियलिटी के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है अपनी ऑडिट फाइल में. तो मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल मटेरियलिटी क्या है, क्या मटेरियल लेवल है. इफ एप्लीकेबल मटेरियल अवेलेबल इन पर्टिकुलर क्लास, अगर आपने एज एन ऑडिटर होल ना करके पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन असर्शंस लेवल पे मटेरियलिटी सेट की है, आप वो अपना डॉक्यूमेंट करेंगे. फिर आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करेंगे, अमाउंट लोअर सेट असाइड दैट मटेरियलिटी. और आपने अगर रिवीजन किया है, ठीक है, रिवीजन किया है मटेरियलिटी का, तो आप उसको ये डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है. डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों ने लिखा गया, इसमें 4 पार्ट्स में आपको लिखना है अपने डॉक्यूमेंट्स में. नेक्स्ट है मटेरियलिटी एंड द ऑडिट रिस्क. तो द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड by the auditor both in planning, ये आपको ध्यान रखना है, प्लानिंग के दौरान भी और परफॉर्मिंग और इवैल्यूएटिंग इन रिजल्ट में ये कॉमन होती है मटेरियल. ओके, अब यहाँ पे मैं आपको ये ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ. इधर आइए. Materiality and audit risk are considered throughout the audit when identifying. तो आपको materiality और audit risk साइड बाय साइड करना है कि जैसे आपका materiality चेंज होता है, आपने material उसको ठीक से एस्टिमेट नहीं है, तो ऑफ कोर्स audit risk होने के चांसेस है. audit risk का मतलब क्या होता है, inappropriate opinion देने के चांसेस. ओके, तो थ्रू आउट द ऑडिट कंसीडर करना पड़ता है, लेकिन स्पेशली अगर आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सेस करते हैं, तब आपको मटेरियल लेवल देखना है. डिटरमाइनिंग द एंटी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि आपने रिस्क को एक्सेस कर लिया और उसके बाद आप अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने वाले हैं. पहले आपने इंस्पेक्शन किया, उसके बाद आप एनालिटिकल में जाना चाहते हैं, तो वहां पे आपको लेवल करना है. इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुआ उनका इफेक्ट आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, क्योंकि these are both are material, these three are material and yet they are creating the audit risk. Alright, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं. Next है, one of the team members of auditor is highly capable, limited, must view that materiality and audit are only considered on planning stage. No, it can be, it should be, not can be, it should be at planning stage, performing the audit stage, as well as evaluating the result of identified misstatement and audit and of uncorrected misstatement. तो तीनों स्टेज पे ये नेसेसरी है. एक एग्जांपल पढ़ते हैं यहाँ पे. CA Raja is the auditor of Bill Wellborn Private Limited. Sorry, having a revenue of 25 crore. The company has sectioned the term loan of 50 lakhs from the bank. However, at the year end, only 1 lakh is available due to delay in the procurement of asset. The financial statement of the company does not disclose the nature of security against which was loan taken. Schedule 3 requires to disclose the respect, discuss whether non-disclosure is a nature of security material. Of course, 50 lakhs का आप लोन ले रहे हैं तो कंसिडर हुआ है प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेट. ठीक है, तो आपको वहां पे नेचर ऑफ सिक्योरिटी जरूर दिखाना है. हालांकि ये मत सोचा 25 करोड़ 1 लाख में नहीं है, लेकिन एज पर द शेड्यूल 3 इट इज
रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, इट इज रिक्वायर्ड। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में है कि आपको डिस्क्लोज करना है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है, तो चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपए, यू हैव टू डिस्क्लोज। यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है कि शेड्यूल 3 बोलता है कि यू हैव टू डिस्क्लोज। तो दिस इज मटेरियल, this information is material, तो the auditor need to disclose, okay? So ये मटेरियल है ऑडिटर के लिए, ऑलराइट बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी को समझना है और इसके एनवायरनमेंट को भी समझना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये आपको ये वाला जो अभी तक हमने क्या कंसिडर किया, अभी तक हमने ये कंसिडर किया, अभी तक आज हमने पढ़ा मटेरियलिटी के बारे में, आज हमने पढ़ा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के बारे में, और हमने पढ़ा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में, ठीक है। तो मेरे साथ आप जब पढ़ते हैं तो अपने साइड बाय साइड मॉड्यूल को भी बिल्कुल पढ़ा कीजिए, क्योंकि मॉड्यूल को आप स्किप नहीं कर सकते। जो कुछ है आप मैंने अपना सारी चीजें मेंशन कर दी, अगर आप डाउट्स तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी, और ये टॉपिक से एंड इंटरनल कंट्रोल। तो इसकी क्लास आपकी कल आएगी, तो बने रहिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगा है और आपको समझ में आया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा नहीं, आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो यू कैन शेयर। मैं बाकी सारे वीडियोस की जो है चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो उस लिंक से आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अंडरस्टैंडिंग इसमें ये काफी बड़ा चैप्टर है और मैं रश नहीं करना चाहती, मैं आपको हर चीज समझाना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम्स और पार्ट्स में आ रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।